अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। एज़ यू नो राइट नाउ जो पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड जो कश्मीर यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेजेस है कश्मीर वैली के, तो वहाँ पे अभी फोर्थ सेमेस्टर के जो हैं एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस कहें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहें, उसमें जो रीसेंट तब्दीली आई सिलेबस में, तो वहाँ पर जो ज़्यादा फोकस रहेगा क्वेश्चन पेपर में वो डेफिनेटली नेचर स्कोप के साथ साथ कोल्ड वार पे रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नई थेरीज ऐड हुई है या वहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, तो इन्हीं के अराउंड ज़्यादा जो हैं वो क्वेश्चंस होंगे। तो जो सिलेबस है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले यूनिट में जितना जो पोर्शन इन्होंने जो एरियाज़ पहले यूनिट में सेलेक्ट किए हैं, उनमें जो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा जो चांसेस है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या नेचर स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक ही बात है। तो नेचर स्कोप ये तो डेफिनेट सी बात है। और जब वहाँ सिलेबस के पोर्शन में आपको कोल्ड वार रखा गया है, तो कोल्ड वार का वहाँ पे जो काजेज है उनको हम कभी कभार काजेज ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। काजेज कहें या काजेज ऑफ ओरिजिन कहें, उन्हीं काजेज से हमें उसका नेचर भी पता चलता है। लेकिन इस कोल्ड वार के साथ, क्योंकि एक डेप्थ के साथ बड़ा अहम टॉपिक है, तो वहाँ पर इसके जो असरात रहे हैं, कंसिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं कोल्ड वार के, वो भी आ सकता है। और वहाँ पर फिर एक और चीज़ है, वो है इस कोल्ड वार के बाद अगर आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा पास्ट में या राइट नाउ इस सेमेस्टर में पढ़ा हो, तो वहाँ पर कोल्ड वार ख़त्म होने के बाद जो, अगर आप गल्फ वार फर्स्ट की बात करेंगे, गल्फ वार सेकंड की बात करेंगे, या 9/11 अटैक्स की बात करेंगे, या जिसमें हम कहते हैं यूनिलेटरलिज्म, तो वहाँ पे यूनिलेटरलिज्म को आप ब्रीफली बहुत सारी जो है इंसिडेंट्स हुए हैं उनको आप ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आप यूएस हेजेमनी या यूनिलेटरलिज्म में लिख सकते हैं। तो जनरल सा क्वेश्चन है यूएस हेजेमनी में भी, अगर ये शॉर्ट में आएगा तो पर्टिकुलर यूएस हेजेमनी किसी रिलेटेड, यानी जिसमें मिडल ईस्ट आता है या जिसमें ये सेंट्रल एशिया में जैसे अफगानिस्तान की बात होती है। तो यूएस हेजेमनी, कोल्ड वार और नेचर स्कोप। और उसके बाद जब हम अप्रोच की बात करते हैं, थेरीज की बात करते हैं, तो केनेथ पॉल्स की जो वहाँ पे थेरी है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जिसको हम न्यू रियलिज्म भी कहते हैं, तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म वहाँ पे जो केनेथ पॉल्स की है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे है। और इसके साथ साथ जो एक और थेरी वहाँ पर है जिसको हम जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशंस को आप देखते हैं, सिंथिया एनलो की फेमिनिस्टिक अप्रोच जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो बहुत अहम थेरीज है आउट ऑफ द फोर। और अगर आप इस दूसरे यूनिट में तीसरी थेरी को पढ़ना चाहते हो, तीसरे अप्रोच को पढ़ना चाहते हो आउट ऑफ फोर, तो वहाँ पर फेमिनिस्टिक थेरी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, केनेथ पॉल्स की न्यू स्ट्रक्चरल रियलिज्म को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। इन दो के बाद अगर आप कोई तीसरी कवर करना चाहते हैं तो दैट इज हेजेमोनिक थेरी। तो हेजमोनिक थेरी जो है उसको भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये दो थेरीज है, फेमिनिस्टिक इनोला सिंथिया इनोला की, और उसके साथ साथ केनेथ पॉल्स की स्ट्रक्चरल रियलिज्म। और जब हम बात करते हैं तीसरे यूनिट की, तो तीसरा यूनिट भी पास्ट में आपने सुना होगा अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि वहाँ पर राइज ऑफ न्यू पावर्स की बात है। और न्यू पावर्स में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पर चाइना है, जापान है। तो लेकिन वहाँ बड़े चांसेस है यूरोपियन यूनियन और चाइना के, यूरोपियन यूनियन और चाइना के। तो वहाँ पर चाइना की जो साउथ एशिया, साउथ चाइना सी की जियो पॉलिटिक्स है, या ये जो है BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो वो बहुत अहम है जहाँ तक राइजिंग चाइना की बात है। और उसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है एज एन स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो राइजिंग पावर्स में ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इस तीसरे यूनिट में नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ पे आखिरी जो पोर्शन रखा है वो इन्होंने वहाँ पर न्यू कॉलोनियलिज्म के साथ साथ रखी है एक थेरी, दैट इज़ डिपेंडेंसी थेरी। तो डिपेंडेंसी थेरी एक आसान सी थेरी है, डिपेंडेंसी थेरी को आप कवर कर सकते हैं। तो बिल्कुल वो, अगर डिपेंडेंसी थेरी को आप देखेंगे, चाहे वो वर्ल्डस्टम थेरी हो, डिपेंडेंसी थेरी हो, दैट्स ऑलमोस्ट अ मार्क्स्ड पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यूरोपियन यूनियन, राइज ऑफ चाइना, उसके साथ साथ ब्रीफ वहाँ पर न्यू कॉलोनियलिज्म या डिपेंडेंसी थेरी। उसके बाद जो आखिरी पोर्शन है वो मोस्टली इंडियन पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि वहाँ पर आपने जो पास्टुलेट्स या प्रिंसिपल्स है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, तो उस डिटर्मिनेंट में इंडिया की टोपोग्राफी आती है, जियोग्राफी आती है, या बाकी चीज़ें आती हैं जो इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करते हैं।
तो डिटर्मिनेंट्स उतनी इम्पॉर्टेंट है नहीं। जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है जहाँ तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात है वो है चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि बड़ी चेंजेस आ गई रिसेंट जो राइट नाउ जो लीडरशिप है इंडिया में उसमें बड़ी चेंजेस आ गई है। जैसे लुक ईस्ट बन गई, एक्ट ईस्ट, जिसमें नेबरहुड फर्स्ट, एक्सटेंडेड नेबरहुड, या क्वाड, एक क्वाड्रिलेटरल, या जाई, RIC, या मलाबार एक्सरसाइजेज, या उसके साथ साथ जो लुक वेस्ट पॉलिसी है, ये सारी जो न्यू डायमेंशंस है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। या इसके साथ साथ यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के वहाँ पर आता है जो चाइना के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था इन अर्लियर 1954, दैट वाज पंचशील एग्रीमेंट। तो उसके साथ साथ वहाँ पर नैम भी आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, और उसके साथ साथ वहाँ पर नेबरहुड के रिलेटेड जो लेट 1990s में एक पॉलिसी आई थी, दैट इज़ नेबरहुड पॉलिसी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन पॉलिसी जो चेंजिंग डायमेंशंस है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, एक तो ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा उस ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ वो है चेंजिंग डायमेंशंस और न्यू शिफ्ट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और उसके बाद जो इंडिया की रिलेशन है चाइना और US के साथ, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है जो है देखो ये रिलेशन जो है इंडिया और चाइना के बीच, उसमें हिंदी चीनी बाई बाई फेस और लेटर ऑन जो राइवलरी आ गई बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान फैक्टर एंड अमेरिकन फैक्टर विद इंडिया एंड पाकिस्तान क्वाड्रिलेटरल रिलेशन विद चाइना, वो रहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन कहाँ पे है इंडिया चाइना रिलेशन में, और पीसफुल रिलेशन कहाँ तक थी, तो किन एरियाज पे आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं और किन चीज़ पे इनके बीच डिफरेंसेस है। तो इंडिया चाइना में आप मोस्टली यही याद रखेंगे। लेकिन जो वहाँ पर मोस्टली जो रिलेशन आ सकती है दैट इज इंडियन US रिलेशन, एमर्जिंग रिलेशन, क्योंकि राइट आफ्टर द कोल्ड वार, क्योंकि कोल्ड वार तक USSR को बैक कर रहा था फ्रॉम द डिस्टेंस, USSR को सपोर्ट कर रहा था इंडिया 1971 में जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी। लेकिन कोल्ड वार वंस इट इज़ ओवर, उसके बाद जो इंडिया है इट गॉट pretty closer to United States of America। सो इसीलिए जो रिलेशन है वो ज़्यादातर जो है वो अमेरिका के साथ आएगी, और अमेरिका जिसमें हिस्टोरिक इंडो US न्यूक्लियर डील है 2008 की, और उसके साथ साथ बाकी जो राइट नाउ एग्रीमेंट्स या बायलैटरल विजिट्स हुए हैं और वो सारी चीज़ें आ रही है। तो इंडिया US की जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पेपर में हैं। इन चीज़ों को आप ज़्यादा कवर करें जो मैंने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किए।